स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल मेक पीसी म्यूजियर में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दो बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। और इस कथा के माध्यम से अब हम लोग शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद कृषि समाज और उनके पशु, जो उनके बीच तालमेल है, उनके बीच जो प्यार है, उसका वर्णन किया है, जिक्र किया है इस कहानी में। और उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया है। इस कहानी के द्वारा उन्होंने ये बताया है कि जो आज़ादी है वो आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है। और इस कहानी में उन्होंने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने पाठ पर, दो बैलों की कथा। तो इस पहले पृष्ठ में प्रेमचंद लिखते हैं कि जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन गधा को समझा जाता है। बुद्धिहीन माने जिसकी बुद्धि काम नहीं करती हो। ठीक है। और उसे ये नाम इसलिए मिला है क्योंकि वो बहुत सीधा है, वो इतना सहनशील है, उसीलिए इसे ये नाम, ये पद दिया गया है। ऐसे तो हम लोग देखें कि जो गाय है वो भी सींग मारती है, और ब्याई हुई गाय जो है, जो बछड़ा को जन्म दी हुई गाय है, वो तो शेरनी का रूप धारण कर लेती है। ठीक है। कुत्ता भी एक गरीब जानवर है, वो भी बहुत मार खाता है, बहुत ही उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, लेकिन वो भी कभी कभार गुस्सा हो जाता है, वो भी इस चीज़ पर प्रक्रिया अपनी देता है। ठीक है। लेकिन गधा कभी भी क्रोध करते हुए, आप गधे को क्रोध करते हुए आप लोगों ने ना देखा होगा ना सुना होगा। ठीक है। चाहे उसको आप कितना भी मारिए, चाहे कैसी भी उनको घास डाल दीजिए, ठीक है, वो हर परिस्थिति में सामान्य रहता है। उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया नहीं दिखाई दे सकती है। वैशाख में देखा गया है, वैशाख में कभी कभार वो एक दो बार खेल लेता है, कुलेली कर लेता है। लाभ हानि, दुख सुख, किसी भी दशा, किसी भी सिचुएशन उसके चेहरे पर नहीं दिखाई देगी आपको। ऋषि मुनियों के सभी जो गुण हैं, जो सबसे उत्तम गुण हैं, वो उस पे हैं, उसमें हैं। ठीक है। उसमें इतने सद्गुण होने के बावजूद उसे बेवकूफ़ कहा जाता है। उसके सीधेपन को की वजह से उसे बेवकूफ़ कहा जाता है, उसके सद्गुणों का अनादर होता है। ये सीधा सीधा उसके सद्गुणों का अनादर है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भारतवासियों का हाल अफ्रीका में है, अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा है। वो इतने अच्छे हैं, इतने सीधे हैं कि वो लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, शराब नहीं पीते हैं, चार पैसे बुरे समय के लिए बचा के रखते हैं, लेकिन तभी उनके इस गुणों का अनादर होता है। वो भी अगर ईंट का जवाब पत्थर से देने लगें तो वो अच्छे कहलाने लगेंगे, वो सभ्य कहलाने लगेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे जापान ने किया था। जापान के एक ही विजय ने उसे संसार और की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। मतलब उन्हें चुनिंदा देशों में है वो जापान, उसकी एक ही जीत की वजह से। और अब आता है बैल का बारी। तो यहाँ मुंशी प्रेमचंद क्या लिखते हैं कि गधा का एक छोटा भाई भी है, लेकिन वो उससे कम गधा है, मतलब उससे कम मूर्ख है, उससे कम सीधा है। ठीक है। और उसका एक और नाम दिया गया है बछिया के ताऊ। ठीक है। ये जो बछिया का ताऊ टर्म है, ये उन्हीं के मतलब बैल के लिए प्रयोग किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। फिर वो कहते हैं कि उनका विचार ऐसा नहीं है, क्योंकि बैल कभी कभी मारता है और अड़ियल बैल भी देखने में आता है, जो गुस्सैल बैल है वो भी। ठीक है। और कई कारणों से जो बैल है वो अपना जो असंतोष है वो प्रकट करता है, उसीलिए वो गधे से नीचे है। क्योंकि गधा अपना जो भी कोई भी सिचुएशन में वो कोई भी चीज़ शो नहीं करता है, उसके चेहरे पर कोई चीज़ शो नहीं होती है। लेकिन ये जो बैल है, ये थोड़ा मोड़ा ही, उससे थोड़ा नीचे ही गधा है। ये अपनी जो भावनाएं हैं उसे ये दिखाता है। तो अब यहाँ से जो कहानी है वो शुरू होती है कि झूरी काछी के नाम का एक व्यक्ति है, उसके बैल हैं
हीरा और मोती, ठीक है, वो हीरा मोती जो हैं वो पछाई जाति के हैं, ठीक है, और काम बहुत ही तगड़े हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत स्टैमिना जो है उनका काम करने का, वो बहुत देर तक काम कर सकते हैं, ठीक है। वो देखने में सुंदर हैं, मतलब कद भी बहुत ऊंचा है उनका, मतलब वे दोनों कद में ऊंचे हैं और बहुत दिनों से वो लोग साथ में रह कर आपस में भाई जैसे हो गए हैं, उनमें भाईचारा की भावना आ गई है। वो दोनों एक दूसरे की मन की बातों को अपने आप ही समझ जाते हैं, ठीक है। फिर मुंशी प्रेमचंद जी यहाँ लिखते हैं कि इस जो ये शक्ति है, गुप्त शक्ति, इससे मनुष्य वंचित है। मनुष्य जो सर्वश्रेष्ठता का दावा करता है उससे उसके पास ये शक्ति नहीं है। वे दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी वो दोनों अपना सींग भी लड़ा लेते हैं, कभी कभी खेल भी लिया करते हैं। जब दोनों बैलगाड़ी या फिर हल में बांध दिए जाते हैं तो दोनों की यही कोशिश रहती है, चेष्टा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा भार मेरी गर्दन पे आए। जब संध्या होता है, दोपहर या संध्या, दिन भर काम करने के बाद दोनों जब खुलते हैं तो एक दूसरे को चाट चाट कर अपना थकान मिटाते हैं। नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों एक साथ ही उसमें मुंह डालते हैं और जब दोनों एक साथ ही निकालते हैं, एक अपना मुंह हटा लेता तो दूसरा भी उसमें से मुंह हटा लेता है। ये इतनी घनिष्ठ मित्रता है उनमें। अब संयोग ऐसा बनता है कि एक बार इन दोनों को जो जूरी है, जूरी इनका मालिक, वो अपने ससुराल इन दोनों को भेज देता है अपने साले गया के साथ, ठीक है। उसके साले का नाम है गया, ठीक है। तो गया लेकर के जाता है इनको, तो उसे ले जाने में इतना कठिनाई होता है इन दोनों को कि उसके दांतों तले पसीना आ जाता है। जब गया उन्हें लेकर के जाता है तो वो वे गया को बहुत ही परेशान करते हैं। वे जाना नहीं चाहते हैं अपने मालिक को छोड़ करके। गया पीछे से मारता तो वो दाएं बाएं भागते और आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। फिर कभी यहाँ पे लिखते हैं कि अगर इन दोनों के पास जुबान रहती, अगर ये बोलने की शक्ति रहती तो जाकर के मालिक से पूछते, जूरी से पूछते कि हमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम हमें इसे बेच रहे हो। उन्हें लगा कि मालिक ने इन दोनों को बेच दिया है। वे अपने मालिक से पूछते कि हमने ऐसी क्या गलती कर दी कि आप हमें इसके हाथों बेच रहे हैं। अगर इतना काम से नहीं होता तो आप हमसे और काम ले लेते। हमने तो दाना चारा की भी शिकायत कभी नहीं की, जो दिया वो सिर झुकाकर हमने खा लिया। इसके बाद जब संध्या हुई, संध्या शाम तक जो गया है उसे उन दोनों को लेकर के जाता है और नाद के पास बांध देता है। फिर तब भी उन दोनों में से कोई भी उस नाद में मुंह नहीं डालता जिसमें गया ने उन्हें भोजन दिया था। फिर वो सोचते हैं कि हमने उसे अपना घर समझ रखा था, परंतु वो हमसे आज छूट गया। ये नया घर है, ये नए लोग हैं। फिर वे दोनों अपने आप में ही अपनी मुख भाषा में सलाह करते हैं कि आज रात को हम दोनों रस्सियाँ तोड़कर भाग जाएंगे। फिर वैसा ही होता है जब गांव में सभी लोग सो जाते हैं, जब गांव में सोता पड़ जाता है तो वे दोनों वो रस्सियाँ पगहा जो है उसे तोड़कर भाग निकलते हैं। उस समय उनमें ऐसी शक्ति आ गई थी कि एक ही झटके में उन रस्सियों को तोड़ देते हैं, जबकि किसी ने ये अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि इतनी मोटी रस्सी कोई बैल तोड़ भी सकता है। जब जूरी सो करके सुबह उठता है तो देखता है कि दोनों बैल वहाँ
जहाँ नाद के पास खड़े हैं और दोनों की गर्दनों में आधी टूटी रस्सियाँ हैं। पाँव तक की घुटने तक जो है पाँव में कीचड़ लगे हुए हैं और उन दोनों के आँखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। इतना ही देखकर झूरी दौड़ा और उन्हें गले लगाकर उन्हें चूमने लगा। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक था। गांव और घर के सभी लोग और लड़के बच्चे जमा हो गए और ताली बजाकर उनका स्वागत करने लगे। कोई अपने घर से गुड़ लाया तो कोई चोकर, कोई भूसी और कोई रोटी। इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी इतनी महत्वपूर्ण थी। फिर एक बालक बोलता है, ऐसे बैल किसी के पास नहीं। दूसरा बोलता है कि ये उस जन्म के आदमी हैं। उनका प्रतिवादन करने का किसी को साहस ना था, मतलब इस बात को इनकार करने का किसी में साहस ना था। झूरी की जो स्त्री है वो बैलों को देखकर मन ही मन जल उठती है। वो बोलती है, कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपनी बैलों पर यह अपेक्षा ना सुन सका। वो कहता है कि नमक हराम क्यों, दाना चारा नहीं दिया होगा, उसीलिए भाग खड़े हुए। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने उसे चिढ़ाया। स्त्री चिढ़ गई, भागे और कहती है कि भागे इसलिए वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठारे कामचोर भाग निकले। फिर वो बोलती हैं कि अब मैं देखती हूँ कि उसे खली और चोकर कैसे मिलती है। नौकर को साफ साफ मना कर दिया गया कि बैलों को खली और चोकर नहीं देना है। फिर जब खाने का वक्त आता है तो हीरा और मोती नाद में मुंह डालते हैं तो फीका फीका लगता है, कोई चिकनाहट नहीं, कोई रस नहीं। इसे देख झूरी अपने नौकर को बोलता है कि थोड़ा सा लाके इसमें डाल दे, चोकर और खली चोकर डाल दे। तो वो मना कर देता है। उसने कहा है कि मालकिन ने मना किया है। फिर वो कहता है, चोरी छिपे लिया और थोड़ा सा डाल ही दे। फिर वो बोलता है, ना ना दादा, फिर जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो तुम भी मालकिन के इस तरफ ही हो जाओगे, उन्हीं की साइड ले लोगे। फिर सुबह होता है और फिर झूरी का साला वापस आता है और इनको वापस अब गाड़ी में बांध करके ले जाता है। ले जाते वक्त ये दोनों तब भी नहीं जाना चाहते हैं। तो मोती जो है गाड़ी को वो जो सड़क के किनारे खाई है उसमें गिराना चाहता है, लेकिन हीरा बचा लेता है। फिर वहाँ जाते हैं तो इन्हें मोटी रस्सियों से बांध देता है और फिर इससे वो कल का जो शरारत इन्होंने किया था उसका मज़ा चखाता है। फिर सूखा भूसा डाल देते हैं और इन्हें दिखा करके अपने बैलों को खली और चूना देता है, लेकिन इन्हें नहीं देखता है और ये बहुत ही अपमानजनक है। और ऐसा अपमान इन दोनों का कभी नहीं हुआ था। झूरी इनको फूल की छड़ी से भी नहीं मारता है। उसकी एक टिक टिक करने पर ही ये दोनों उड़ने लगते, अपना काम करने लगते, लेकिन यहाँ मार भी पड़ती और सूखा भूसा मिलता। दूसरे दिन इन दोनों बैलों को हल में बांध देता है, लेकिन ये दोनों अपना पाँव उठाने को तैयार ही नहीं। ये टस से मस नहीं होते। ये इन दोनों को गया जो है इन दोनों को मारता है, लेकिन ये एक कदम आगे नहीं बढ़ते हैं। गुस्सा में आकर के गया जो है हीरा के नाक पर बहुत सारे डंटे मारता है। तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो जाता है और वह हल लेकर भागता है। हल, रस्सी, जुआ, जोड़ सब टूट टाट के बराबर हो जाता है, सब टूट जाता है। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ में ही नहीं आते। फिर हीरा मुख भाषा में कहता है मोती से कि भागना व्यर्थ है। फिर मोती ही उत्तर देता है कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। ठीक है। दोनों
तो बोलता है कि बैल का जन्म लिया है तो मार तो खाना ही पड़ेगा, मार से हम लोग कब तक बच पाएंगे। गया 2 आदमियों के साथ भागता हुआ आता है। फिर मोती बोलता है कि कहो तो मैं इन्हें कुछ मज़ा चखा दूँ। दोनों लाठी लेकर के आ रहे हैं। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ मुझे। फिर मोती बोलता है कि मुझे मार पड़ेगी तो मैं 1-2 को गिरा ही दूंगा। हीरा कहता है कि नहीं, ये हमारी जाति का धर्म नहीं। मोती दिल में ही ऐड कर रह जाता है और ये दोनों पकड़े जाते हैं। ठीक है, जो मोती का तेवर देख करके ये दोनों समझ गए, सहायक समझ गए कि पंगा लेना ठीक नहीं, नहीं तो ये हमें उठाकर फेंक देगा। आज दोनों के सामने फिर जब ये लोग बांध करके शाम को ले आते हैं तो फिर उनके सामने सूखा भूसा देते हैं। दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं, घर के लोग भोजन करते हैं। ठीक है, उसी वक्त एक छोटी सी लड़की आती है और इन दोनों को एक रोटी, प्यार से एक रोटी खिलाकर चली जाती है। ये रोटी एक रोटी इनकी भूख क्या मिटाती, लेकिन ये मानो कि इन दोनों को भोजन मिल गया हो, इन दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, ये सोचते हैं। लड़की भौरे की थी। भौरा गया का बड़ा भाई है और लड़की की माँ का देहांत हो गया है और उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती है। इसीलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, अर्थात एक लगाव हो गया था। फिर ऐसा ही चलता रहा। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, शाम को स्थान पर बांध दिए जाते और रात को लड़की आती और इन्हें रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बराबर थी कि दोनों दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में इससे कहा हीरा से कि क्या करना चाहते हो। एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूं, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। बेचारी को अनाथ बनाओगे क्या? तो मालकिन को फेंक देता हूँ, वो इसे दिन भर मारती रहती है। तो फिर ये कहता है कि लेकिन औरत जाति पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो क्या? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें? तो बोलता है कि हाँ, ये मुझे स्वीकार है, हाँ ये हम कर सकते हैं। तो बोलता है, फिर ये बोलता है कि इतनी मोटी रस्सी कैसे टूटेगी? फिर कहता है कि एक उपाय है कि रस्सी को थोड़ा चबाओ और फिर एक झटके में ही तोड़ दो। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो इन्होंने रस्सी चबाना शुरू किया, परंतु रस्सी जो इतनी मोटी थी वो मुंह में आ ही नहीं पा रही थी। बार बार कोशिश करने पर भी ये दोनों असफल हो जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो लड़की, घर का द्वार खुलता है और वो लड़की आती है और इन्हें खोल देती है और कहती है भाग जाओ, नहीं तो ये मार डालेंगे। घर में ये विचार विमर्श हो रहा है कि इन दोनों के नाकों में नस डाल दिया जाए। वो उनका जो रस्सी है खोल देती है, परंतु वो नहीं भागते, वो खड़े रहते हैं। फिर हीरा कहता है कि चलो अब क्यों रुके हो? फिर मोती कहता है कि नहीं, अगर हम भाग गए तो कल सुबह इस लड़की पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। फिर लड़की थोड़ी देर में ही चिल्लाती है कि ओ दादा दादा, सभी दोनों बैल भागे जा रहे हैं, दौड़ो जल्दी दौड़ो। गया घर के भीतर से निकलता है घबराया हुआ और उन्हें पकड़ने को दौड़ता है। जब ये देखते हैं कि गया आ रहा है तो ये और तेज़ी से दौड़ते हैं। फिर वो शोर मचाता है, लेकिन उसे आना पड़ता है ताकि वो गांव के कुछ लोगों को ले जा सके। और ये दोनों तेज़ी से सीधे दौड़ते जाते हैं। फिर इन्हें ज्ञात होता है कि वे रास्ता भटक गए हैं, वे दूसरे रास्ते आ गए हैं, नए नए गांव मिलने लगते हैं। फिर ये दोनों व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर ये
एक जगह खड़े होते हैं और इन्हें आभास होता है कि ये बहुत भूखे हैं। सामने मटर का पेड़ मटर की खेत होती है, उसमें ये दोनों वो घुस करके चरते हैं। चरते चरते जब इनकी भूख मिट जाती है, ये ढकार लेते हैं, आज़ादी की खुशी मनाते हैं। दोनों एक दूसरे को सिंग इंग लड़ाते हैं और एक दूसरे को पीछे धकेलते हैं। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे धकेल कर खाई में गिरा देता है और फिर मोती संभलता है और उठकर फिर मोती से मिल जाता है, लड़ने को भिड़ जाता है। फिर मोती को आभास होता है कि कोई सांड ढांकता हुआ गुस्से में उनकी ओर आ रहा है। फिर बोलता है कि हाँ, सांड ही है। वह सामने से आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं, मतलब उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सांड पूरा हाथी है, हाथी जैसा है, बहुत ही विशाल सांड है जिससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़े तो भी जान बचती ही नहीं नजर आती। नहीं भिड़े तो भी वो मारे ही जाएंगे। किंतु वह सांड इन्हीं की तरफ आता है और उसकी सूरत बहुत ही भयानक है। मोती मुख भाषा में कहता है, बुरे फंसे, कोई उपाय सोचो। हीरा चिंतित स्वर में कहता है, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती नहीं सुनेगा, भाग क्यों ना चलें। मोती बोलता है, भागना क्या अर्थता है। हीरा बोलता है, फिर यहीं मरो, हम तो चले भैया, हम तो 9 2 11 हो रहे हैं, और अगर ये दौड़ाता है तो तब की तब हम लोग सोचेंगे। हीरा यही बोलता है कि उपाय यही है कि दोनों एक साथ चोट करें और मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो, मतलब तुम प्रहार करो पीछे से, मैं आगे से। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जाना जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर के सांड का सामना करते हैं। इस सांड को 2 शत्रुओं से लड़ने की आदत नहीं थी, ना ही उसने कभी लड़ा था, परंतु वो एक के साथ ही लड़ा है, तो इसका फ़ायदा इन दोनों को मिला। जैसे ही हीरा पर झपटा तो मोती पीछे से दौड़ा, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेद दिया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, और जब सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया, जहाँ तक कि सांड बेदम हो गिर पड़ा। जब दोनों ने उसे उड़ छोड़ दिया, दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरी जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है, बैरी को तो ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठ सके। अब घर कैसे पहुंचा जाए ये सोचो। तो उसने कहा, पहले कुछ खा लूँ। सामने मटर का खेत था। हीरा मना करता रहा, लेकिन मोती एक भी ना सुना। अभी 2 ही 4 घास खाए ही थे, 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, ना निकल पाया। हीरा देखता है कि मेरा मित्र फंस गया है। उसने सोचा कि फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। काजी हाउस ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी जानवरों को कैद करके रखा गया है। दोनों की जीवन में ऐसा घड़ी ये आता है कि पूरा दिन बीत गया, लेकिन खाने को एक तिनका नहीं मिलता है।
इससे अच्छा तो गया था, जो कि थोड़ा सूखा भूसा भी देता था, लेकिन देता था। इसमें बहुत सारी भैंसें भी थीं। इस काजी हौस में बहुत सारी भैंसें भी थी, गधा भी था, हाँ, बकरियां भी थी, कई घोड़े भी थे, पर किसी के सामने चारा तक नहीं था। ऐसे कई जानवर थे जो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सब मुर्दों की तरह ज़मीन पर लेटे हुए थे। यहाँ बहुत ही कमज़ोर जानवर थे। दोनों मित्र टकटकी लगाकर फाटक की ओर देखते रहते कि कोई व्यक्ति चारा लेकर आता हो, लेकिन कोई भी नहीं आता। दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या उनकी भूख मिटती। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा ने दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता आप प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत नहीं हारो भाई, यह तो भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालते हैं। मुझे तो अब कुछ नहीं होता, बस इतनी बूते तक अकड़े थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, और नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और फिर जोर मारा तो मिट्टी का एक चपटा निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। अर्थात ये है कि उसके नुकीले सींगों के मारने से और उसके दम लगाने से मिट्टी की जो दीवार थी, उसका एक भाग, एक छोटा सा टुकड़ा मिट्टी का उस दीवार से निकल आता है। इससे उसका साहस बढ़ता है और वो दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोट मारता है, और हर चोट के साथ थोड़ा थोड़ा जो दीवार में से मिट्टी हटती जाती है। उसी समय काजी हौस का जो चौकीदार है, लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकलता है। हाजिरी लेने आता है, इसका अर्थात है कि वहाँ जो जानवर रखे हुए हैं, वो उसमें से बहुत सारे जानवर मर जाते हैं कमज़ोरी की वजह से। उसी लिए ये जो है चौकीदार उनका हाजिरी लेने आता था, और उसका जो है मतलब उग्रपन देख करके वो उसको खूब सारे डंटे मारता है और उसे एक मोटी सी रस्सी से बांध देता है। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारा किसी काम का ही और बंधन में पड़ गया। मतलब इतना जोर लगाने के बाद भी कोई उसका फल नहीं निकला, वो और बंधन में पड़ गया। फिर वो कहता है कि जोर मैं लगाऊंगा, मैं अपनी कोशिश करूंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़े तो भी कोई परवाह नहीं। ठीक है, सोचो अगर हम ये दीवार गिरा देते हैं तो यहाँ जितने भी भाई फंसे हुए हैं, ये सबकी जानें बच जाएंगी। 2-4 दिन अगर यही हाल रहा तो सारे के सारे मारे जाएंगे, मर जाएंगे। मोती हीरा की बात सुन कर के प्रसन्न होता है और वो भी जोर आजमाइश करने लगता है दीवार पर। और आखिर कई 2 घंटे जोर आजमाइश के बाद दीवार जो है एक हाथ ऊपर से छोड़ कर के गिर जाती है, फिर दूसरे धक्के में पूरा दीवार गिर जाता है। फिर जो 3 घोड़े हैं, 3 घोड़ियाँ हैं, वो सर पर पैर रख कर के भागती हैं, बहुत तेज़ी से भागती हैं। बकरियाँ भी निकल जाती हैं और भैंसें भी। फिर गधा जो है ज्यों का त्यों रहता है, उसे पूछता है उससे जब ये हीरा पूछता है कि तुम क्यों नहीं भागना चाहते, फिर जल्दी करो नहीं तो पकड़े जाओगे। तो ये बोलता है, हमें डर लगता है, हम नहीं जाएंगे। आधी रात से ऊपर हो जाता है
दोनों जो गधे हैं वो अभी तक सोच रहे हैं कि जाएं कि नहीं जाएं। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ है। जब वो हार जाता है तो हीरा जो है वो उससे कहता है कि मुझे यहीं छोड़ दो, शायद कहीं भेंट हो जाए, तुम यहाँ से चले जाओ। मोती ने आंखों से आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम दोनों इतने दिनों से एक साथ है। जब तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, ये लोग समझ जाएंगे कि ये तुम्हारी ही शरारत है। मोती गर्व से बोलता है कि जिस अपराध के लिए तुम्हें बंधन में बांध दिया गया, उस अपराध के लिए अगर मुझे मार भी पड़े तो कोई बात नहीं। 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे लोग हमें आशीर्वाद तो देंगे ही, ज़रूर हमें आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती जो वो 2 गधे थे उनको सींग मार मार कर बाड़े के बाहर भगा देता है और अपने दोस्त के पास आकर के सो जाता है। सुबह होती है तो मुंशी, सभी कर्मचारी और चौकीदारों में खलबली मच जाती है। वे सभी व्याकुल हो जाते हैं कि सभी के सभी जानवर कहाँ बाहर भाग गए, कैसे भाग गए। और इसके बाद मोती को खूब मार पड़ी और उसे भी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह हो गया, लेकिन उन दोनों को एक तिनका भी खाने के लिए नहीं दिया गया। हाँ, भले पानी दिखा दिया जाता था। ठठरियाँ निकल गई थीं, अर्थात जो छाती की हड्डियाँ होती हैं वो सभी निकल गई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और 50-60 लोग वहाँ जमा हो गए। सभी लोग बारी बारी करके आते और इन्हें देखकर मुँह फीका करके चले जाते कि इन मृतक बैलों का खरीदार कौन होगा। इतने में ही एक दढ़ियल व्यक्ति आता है जिसकी आंखें लाल है और मुद्रा अत्यंत कठोर, अर्थात कठोर हृदय का ये व्यक्ति है, ठीक है। और इन दोनों को देखता है और फिर मुंशी से बात करने लगता है। हीरा कहता है कि गया के घर हम लोग बेकार ही भागे, अब जान तक नहीं बचेगी। मोती ने अंधश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करता है, उसे हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है क्या? फिर ये कहता है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन इसके पास भी रहेंगे। एक बार भगवान ने हमें उस लड़की के रूप में बचाया था, यह आदमी बचाया था, अब देखते हैं यहाँ क्या होता है। फिर ये कहता है कि यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो बोलता है, तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम होने के बाद ये दोनों मित्र उस दढ़ियल के व्यक्ति के साथ चले गए और डर के मारे ये दोनों गिरते पड़ते चले जा रहे हैं। चाल धीमी होने पर वह एक डंडा लगा दिया करता है। हमें इन सभी को एक जानवरों का झुंड दिखता है जो हरे मैदान में घास चर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं जीवन का। और ये कहता है कि ये सभी कितने स्वार्थी हैं, किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधिक के साथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम होता है कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उसकी चाल तेज हो गई, होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। पूर अर्थात ऐसा नल जो कि बैलों के द्वारा चलाया जाता है, उससे पानी निकलता है कुएं से, ठीक है। अब मोती ने कहा, हमारा घर नज़दीक आ गया है। दोनों ने अपने आप में विचार विमर्श किया और भागने लगे। वे दौड़कर अपने स्थान पर खड़े हो गए और जो जूरी है वो द्वार पर बैठकर
धूप खा रहा था वो भी दौड़ते हुए आया और अपने बैलों को चूमने लगा। इतना में दड़ियल व्यक्ति आता है और उनके पगहे को, उनकी रस्सी को पकड़ करके खींचने लगता है। तो जूरी बोलता है कि ये मेरा बैल है, तुम कैसे ले जा सकते हो। तो ये बोलता है, दड़ियल व्यक्ति बोलता है कि तुम्हारे बैल कैसे, मैं तो अभी इन्हें खरीद करके नीलामी में खरीद करके ला रहा हूँ। तो जूरी बोलता है कि ये मेरे बैल हैं, इन्हें नीलाम करने का अधिकार किसी और को नहीं। और जो है दड़ियल इसी में झल्ला गया और उन्हें ज़बरदस्ती खींचने लगा। इतना में मोती ने उसे सींग दिखाया और उसका पीछा करने लगा। वो भागने लगा और गांव के बाहर तक उसे खदेड़ दिया। वहाँ वो खड़ा होकर के धमकियाँ देने लगा, गालियाँ देने लगा और थक हार करके वह चला गया। और उसे के जाने के बाद मोती जो है वो कहता है कि अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मैं उसे मारे बिना नहीं छोड़ता। आएगा तो दूर से ही उसकी खबर ले लूँगा, अगर गोली भी मार देगा तो मार दे, उसकी कोई परवाह नहीं। कम से कम मैं उसके कोई काम तो नहीं आऊँगा। वैसे भी हमारी जान की कोई कीमत नहीं, इसलिए क्योंकि हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नादों में खली भूसा और चूना दिया गया और वे दोनों खाने लगे। जूरी उनके सर को सहलाने लगा और गांव के सभी बच्चे तालियां बजाने लगे और इतने में ही मालकिन आती हैं, उनके सर को चूम लेती हैं। तो यहीं तक है ये पाठ। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये बहुत ही मददगार साबित हुई होगी आपको। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। और अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। धन्यवाद।